हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। माय नेम इज़ यश और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिनॉइड के बारे में। काफ़ी दिनों से आप लिख रहे थे कमेंट में, सर चैप्टर कब कंप्लीट होगा, चैप्टर कब कंप्लीट होगा। लो ख़त्म कर देते हैं चैप्टर को। ट्राई करेंगे, अब ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो तो अब बस कैसे भी फटाफट भगा करके चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्टिनॉइड क्या है। ओके, तो एक्टिनॉइड होते हैं एक्टिनियम से लेके लॉरेंशियम तक के एलिमेंट को हम एक्टिनॉइड कहते हैं। ओके, एक्टिनियम हालांकि डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट इसे हमने एफ ब्लॉक के साथ ले लिया है क्योंकि इसकी मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट से मैच होती है। और जो एक्टिनॉइड है ये पीरियोडिक टेबल के 7th पीरियड में मिलते हैं। ओके, इनमें जो सबसे पहला एलिमेंट है वो थोरियम है। ओके, ऐसे तो आप एक्टिनियम को भी लिखते ही हैं, जैसे कि यहाँ पे है एक्टिनियम से लेके लॉरेंशियम। ओके, तो जो हमारा एक्टिनियम होता है ये स्टार्ट होता है, देखिए लैंथेनम के जस्ट नीचे हम लोग एक्टिनियम लिखते हैं, तो लैंथेनम होता है 57। ओके, तो इसमें अगर आप 18 जोड़ दें, ओके, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7। ओके, तो 70। ओके, एक सेकेंड, ये 18 नहीं 32 जोड़ना है, 32, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 89। तो 89 से लेके 103 तक टोटल आप सबको पता है एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट होते हैं। और ये कौन सी सीरीज है? जी हाँ, ये 5F सीरीज है, 5F सीरीज। अब इसको 5F सीरीज क्यों बोला? क्योंकि इसमें जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई वो 5F में जाता है। किसमें जाता है? 5F। और जैसे कि मैंने बता दिया, ये सारे एलिमेंट कौन से पीरियड के हैं? ये सारे एलिमेंट हैं 7th पीरियड के। तो इनमें 7 शेल होगी, तो ये न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा, छठा और ये 7वां। तो जो 7वां है वो होगा 7S, ये होगा 6 और इसे हम ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 6D। ओके, और इसमें ले लेते हैं 5F। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आता है इसमें। और F की कैपेसिटी टोटल कितनी है? 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 एलिमेंट्स भी होंगे। तो ये देखो 14 एलिमेंट्स भी हो गए। ठीक है, ऐसा है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? एक्टिनियम से, बट एक्चुअल में एक्टिनियम को हमने किस में रखा है? 6D में। किसमें? 6D में, याद रखिएगा। ओके सर, ये 6D का समझ में नहीं आया, ये D ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? ओके, तो देखो सबसे पहले आता है 3D, फिर आता है 4D, फिर आता है 5D सीरीज और फिर आता है 6D। तो 5D सीरीज में जो सबसे पहला एलिमेंट है वो लैंथेनम है और 6D सीरीज में जो सबसे पहला एलिमेंट है वो एक्टिनियम है। और एक्टिनियम के बाद आता है थोरियम। तो थोरियम होता है 90 और 90 से फिर चलता है 103 तक। ठीक है, तो टोटल ऐसे 14 एलिमेंट होते हैं। अगर आप देखोगे इसका डिफरेंस तो यहाँ पे 15 एलिमेंट्स दिखेगा। 89, 90 दो हो गए और उसके बाद 103 बराबर। तो 90 और 103 से ही 113 तो वैसे ही हो गए और 2 15 हो गए। तो बचे कितने? 15 एलिमेंट, जबकि एफ में कितने होते हैं? 14। तो एक जो एक्टिनियम है ये 6D का एलिमेंट है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट तो रेडियो एक्टिव है। क्या है? रेडियो एक्टिव। और आर्टिफिशियल भी है बहुत सारे। क्या है? आर्टिफिशियल। सर ये आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड। सर तो कौन से ऐसे एलिमेंट है 92 के बाद जो भी है वो सारे आर्टिफिशियल एलिमेंट है। ये जो 92 वाला है ना, ये है यूरेनियम। इसका नाम क्या है? यूरेनियम। इसका नाम रखा गया है यूरेनस के ऊपर। यूरेनस आपने सुना होगा। ओके, ज्योग्राफी भी हमारे चैनल पे पढ़ाई जाती होगी, तो बताइए यूरेनस क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो उसके बेसिस पे इसका नाम रखा गया है यूरेनियम। और यूरेनियम इज द लास्ट नेचुरल एलिमेंट। और इसके बाद वाले जो कुछ भी हैं वो सारे क्या है? आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। द लास्ट रो ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज एक्टिनॉइड सीरीज, क्योंकि हम इसे बाकी के जो एलिमेंट है उसका एक्टिनियम से सिमिलैरिटी होता है। इट बिगिंस एट थोरियम, देखिए 72, एंड एंड्स एट लॉरेंशियम दैट इज
103। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, ये जो एटॉमिक नंबर ये दिखा रहे हैं थोरियम का, इससे मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। ओके, एक्टिनियम का जो बेसिकली दिखा रहे हैं, तो उसके लिए तो प्रूफ देखना होगा, और प्रूफ के लिए अपने पास एक ही है, ये देखिए यहाँ पे एक्टिनियम कितना है 89, और वहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक कर दी है? एक्टिनियम को कितना दिखा दिया है? 72 दिखा दिया है। ओके, यही गलत किया है। ओके, अगर उन्हें थोरियम ही दिखाना है तो थोरियम का दिखाना चाहिए था इन्हें 90। तो आप भी लिख लीजिए कि थोरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 90 होता है एट द एंड ऑफ लॉरेंशियम। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इन नेचर, वो तो मैं बता चुका हूँ। दे ऑल आर रेडियो एक्टिव एंड मैन मेड। द हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप ऑफ थोरियम, हाफ लाइफ मतलब कितने टाइम में इसका अमाउंट आधा हो जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आपने ऐसे एक टेबल पे ओके, ये मान लीजिए एक टेबल है, ऐसे आपने रख दिया है, ठीक है, ये टेबल, और इस टेबल पे आपने रख दिया है थोरियम, और ये कितना है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम से 0.5 ग्राम होने के लिए, 1 ग्राम से 0.5 ग्राम होने के लिए इसको जो टाइम लगेगा उसी को आप कहेंगे हाफ लाइफ। इसे हमने अपने 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो सर ये 1 ग्राम से आधा ग्राम कैसे हो जाता है? अरे ये एमिट करते हैं हार्मफुल पार्टिकल, अल्फा बीटा गामा, ऐसे पार्टिकल एमिट करने की वजह से इनका जो मास है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करोगे? द टाइम टेकन बाय a substance to become half of its original amount is called as half life। तो हाफ लाइफ मतलब कितना टाइम लगता है एक सब्सटेंस को उसके ओरिजिनल अमाउंट का आधा होने के लिए, वही है हाफ लाइफ। समझ में आया? तो देखिए कितनी बड़ी हाफ लाइफ है। थोरियम को 1.4 इंटू 10⁻10 ईयर्स लगते हैं। आपकी पूरी जनरेशन खत्म हो जाएगी, अरे मेरी भी जनरेशन खत्म हो जाएगी, सबको ही खत्म हो जाएंगे, बट थोरियम खत्म नहीं होगा। समझ रहा है कितना बड़ा हाफ लाइफ है इसका? और यूरेनियम का भी देखो, माशाअल्लाह, ये तो एकदम पास में ही है किसके? थोरियम के। आर सो लॉन्ग दैट दीज एलिमेंट एग्जिस्ट इन द रॉक्स ऑन अर्थ। द लॉन्ग लिव्ड आइसोटोप सच एज थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम। देखिए सारे का नाम किसी न किसी से मिलता हुआ है। मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप सोच जाओ, आप जानता हूं मैं चालाक हूं। आप बोलोगे सर आपने उत्तर दे दिया, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं चालाक हूं। तो थोरियम है, प्रोटैक्टिनियम है, यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, एंड ये तो अमेरिका के ऊपर रखा गया अमरीशियम, आर स्टडीड इन मोर डिटेल। दीज एलिमेंट्स हैव हाई डेंसिटी। इनका डेंसिटी काफी ज्यादा होता है। देख रहे हो यहाँ पे 50 से 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। कितना? 1000 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। कितना? 3000 डिग्री सेल्सियस। एक्टिनॉइड्स आर लेस रिएक्टिव देन लैंथेनॉइड्स। जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो लैंथेनॉइड से कम रिएक्टिव होते हैं। मतलब जो एक्चुअल में लैंथेनॉइड्स होते हैं ना, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ऐसा केमिकली देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, दे रिएक्ट विथ हॉट बट नॉट कोल्ड वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब अगर आप देखोगे तो जो एक्टिनॉइड है वो नॉर्मल वाटर से रिएक्ट नहीं करते, वो गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं। सर गर्म पानी क्यों? गर्म पानी के अंदर एनर्जी है, एनर्जी रहेगी तो ये रिएक्ट करेंगे मेरे भाई, और जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे और खुद का क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड, मतलब OH- आयन के साथ कंपाउंड। ठीक है, ऐसा। Unlike lanthanoids, they exhibit a range of ऑक्सीडेशन नंबर इन देयर कंपाउंड्स। मतलब लैंथेनाइड्स में आपने देखा था मोस्ट कॉमन +3 दिख रहा था, और कभी कभी +4 एंड +5 दिख रहा था। ठीक है, +2 भी दिख रहा था, बट इसमें तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता है। जैसे कि ये बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड बनाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम +2 टू +8। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्टिनॉइड्स आर शोन इन फिगर 8.7। कौन से फिगर में? 8.7 में इनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया गया है। ये देखिए, यही है। आ समझ में?
देखो ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे हो, ये भी +3 पे ही आ रहा है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है। आ रहा है समझ में? हर एक एलिमेंट का, अमरीशियम से लेके देखिए यहाँ पे मेंडेलिवियम तक, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, एक्टिनियम, थोरियम, ओके, फिर ये यूरेनियम आ गया, नेपच्यूनियम आ गया, प्लूटोनियम आ गया, एमरीशियम आ गया, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंशियम, ये सारे एलिमेंट के नाम दिए गए हैं, आप उसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखिए, ओके, ऐसा एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरीशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंशियम, इन सब के नाम के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है मेरे भाई, और याद करने का भी मैं एक लाजवाब तरीका बताता हूँ। देखिए अगर आपको याद हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो पनीर ऊपर नाप कर पूनम, अमीना, कमबख्त, बेकार शेफ, ऐशान, फरामुश, मोदी नोबल लेकर जाएंगे। अरे सर ये क्या बोल गए? अरे ऐसे ही मैंने बोल दिया, बहुत सारे बच्चों को तो ऐसे ही याद हो जाता है, बस मेरे दिमाग में आया मैंने बक दिया। बट एक बात बताऊं, अगर आप एक पेन और पेपर लेके बैठेंगे और रेगुलर बेसिस पे लिखेंगे ना, रोज एक एक बार, बोलता हूँ माँ कसम 3-4 दिन के बाद आपको याद हो जाएगा। ऑब्वियसली आप लिखने तो चाहिए, नहीं तो आपने पता चला आपने झूठे ही देख लिया और बोलते हो सर आपने तो कसम भी खाई थी सर कि आपको याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो प्रॉपर तरीके से जब आप लिखोगे तब, मतलब हर एक एलिमेंट का सिंबल लिखोगे, उसके नाम को लिखोगे और लिखने के बाद पढ़ोगे, तब ऐसे समझ में आए। और दिन में कम से कम 2-3 बार करना और 4-5 दिन में आपको याद हो जाएगा, ये मेरा वादा है। देखो आगे, एज can be seen from figure 8.7, the most common oxidation state of early actinoids reflects the loss of all outer electrons, which is similar to transition metals than the lanthanoids। मतलब जो एक्टिनॉइड्स है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए दिख रहा है क्योंकि उनका बिहेवियर किसके से सिमिलर है? लैंथेनॉइड के नहीं, ट्रांजिशन मेटल के। और मैं आपको बताऊं, जो अपने एक्टिनॉइड वाले हैं, फैमिली वाले हैं एक्टिनॉइड, ओके, इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है? 5f में जाता है, 5f है, 6d है और 7s है। और मैं बताऊं इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम होता है, वेरी वेरी लेस, इसीलिए वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अब जरा देखो यहाँ पे, अगर यही 4f है, 5d है और 6s है, तो इनके बीच में भी एनर्जी गैप है। मान लो इनके बीच का एनर्जी गैप x है, किसके इसके बीच का? 4f के बीच का, 5d के बीच का और 6s का, इन जनरल ले रहा हूं मैं। और अगर 5f, 6d और 7s के बीच का एनर्जी गैप y है, तो दोस्तों y है ना, वो x से कम होगा। सर ऐसा कैसे? अरे 11th स्टैंडर्ड में एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आपने पढ़ा था। अरे सर ये कौन से साल की बात कर रहे हो? 11th कब पढ़ा हम लोगों ने? अरे 11th तो पूछिए मत सर, 11th में कैसे फटाफट सब कुछ बीत गया। हम लोग तो एक प्रॉब्लम में फंस गए, जिस प्रॉब्लम की वजह से हम सबको पास आउट कर दिया गया। ऐसा हो गया सर हम लोग के साथ। और टेंशन ना लियो, मैं सब कुछ सिखा दूंगा। देखो यहाँ पे ये सारे क्या है? शेल, ये फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओके, और ये 6th। और नील बोर ने बताया था, क्या बताया था नील बोर ने? कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, दो के बीच का एनर्जी गैप कम होता है। अगर मैं ऐसे पहला बनाऊं और ये दूसरा बनाऊं और ये तीसरा बनाऊं और ये चौथा और ये पांचवा, तो ये देखिए पहले और दूसरे एनर्जी लेवल के बीच का गैप है। और अगर आप लास्ट वाले को देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट एनर्जी सेम हो जाएगी। ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये लास्ट वाले का देखो ऑलमोस्ट एनर्जी सेम हो जाता है। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो, जैसे न्यूक्लियस से ये दूर है, तो पांचवें और छठे शेल के बीच का एनर्जी गैप जो है वो ज्यादा होगा। किससे? 6th और 7th से। मतलब सबसे कम एनर्जी गैप 6th शेल और 7th शेल के बीच में होगा। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। आप ये डिस्टेंस मत देखो, ये तो रेडियस का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? रेडियस का डिफरेंस। समझ में आ रहा है मेरी बातें? ध्यान से सुनो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अ रेडी लॉस ऑफ
5f electron by early actinoids indicates that these electrons are much closer in energy to 7s and 6d electron than 4f electron to 6s and 5d electrons. ओके मतलब जो 5f का इलेक्ट्रॉन है वो इजीली लूज इसलिए हो पा रहा है क्योंकि 5f के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ना मेरे भाई वो 7s और 6d के ऑलमोस्ट बराबर है, इसीलिए 5f का इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज हो जा रहा है। और जो एक्टिनॉइड्स है वो +2 से लेके +8 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। आई होप आप सबको ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। अरे सर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है एक बार बता दो ना सर। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड या फिर लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और फिर लॉस्ट व्हेन ऑल द बॉन्ड्स आर ब्रोकन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मतलब एक कंपाउंड के जब सारे बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है ओके तो उसमें जो एटम होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज आता है उसी को अपन ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो सर यहाँ पे सब प्लस क्यों आया? ओए ये सारे मेटल हैं, समझ में आया? ऐसा है। All 3 sets of orbital that is 6d 5f 7s have similar energies. For thorium, protactinium, neptunium difference in energy level is small. So electron occupy either 6d और 5f ऑर्बिटल। मैंने बताया ना ये ऐसा है, एक ही फ्लोर पे बिल्डिंग के एक ही फ्लोर पे मेरा ससुराल भी है और मेरा खुद का घर भी है, मतलब मेरी मदर का भी घर है। समझ में आया? ये मदर इन लॉ है और ये मदर इन रियलिटी है। समझ में आ रहा है? प्यार मुझे दोनों के घर में सेम मिलता है। तो मैं ये समझ ही नहीं पाता कि अपने घर में जाऊं कि ससुराल में जाऊं। ऐसा सेम होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। जो 6d है मेरे भाई और जो 5f है दोनों की एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन को ये नहीं पता चलता कि किस में जाना है। आया समझ में? आगे देखिए। इन एक्टिनॉइड सीरीज द 5f आर ऑर्बिटल्स एप्रिशिएबली लोअर इन एनर्जी, thus from plutonium onwards 5f shell gets filled in a regular way। ये तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे देखेंगे। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड इज रेडॉन 5f 0 to 14, मतलब इनमें 0 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन होगा। 6d 0 से 2 होगा और 7s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। रेडॉन आप सब जानते हो इनर्ट गैस है, ठीक है ना? अरे भैया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, यह है ना सबसे लास्ट में। ऐसा तो ऐसा क्यों लिखा? सिंपल सा बात है बड़ू कि बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में बहुत सारा टाइम जाएगा, तो टाइम को बचाना है बड़ू। इसके लिए अपन ने क्या किया, इनर्ट गैस को लिख दिया। समझ में आ रहा है? अब रेडॉन लिख दिया आपने, तो रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 86 होता है। तो 86 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। As seen from the figure 8.7, the most stable oxidation state of actinoid is +3. The highest common oxidation state of early actinoids reflects the loss of all outer electrons, which is similar to transition metal than lanthanoid। मतलब जो एक्टिनॉइड है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो बिहेवियर है ना वो ऑलमोस्ट किसके जैसा है? ट्रांजिशन मेटल जैसा है। जैसे इधर देखो, मैं एक बार फिर लेके चलता हूँ। देख रहे हो आप, ये जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +6 या फिर उसके ऊपर वाला आप देख रहे हो स्टार्टिंग के एलिमेंट ही दिखा रहे हैं, जैसे यूरेनियम ने दिखा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग के एलिमेंट है ना उनमें 5f और 6d के बीच का एनर्जी गैप काफ़ी कम है, तो 6d का इलेक्ट्रॉन तो जाता ही है, साथ ही साथ 5f का भी इलेक्ट्रॉन चले जाता है। तो मेन रीज़न यही है। समझ में आया? और लैंथेनॉइड में क्या होता है? उसमें भी एनर्जी गैप कम है, लेकिन जितना एनर्जी गैप 5f और 6d के बीच में है ना उससे कहीं 4f और 5d का एनर्जी गैप ज़्यादा है। आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7s2 5f3 6d1। देखो ये सारे लूज कर देता है, 7s के भी 2 लूज करता है, f के भी 3 लूज करता है और d के भी 1 लूज कर देता है। मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और कौन से स्टेट में होता है? +6। The formation of +6 oxidation state corresponds to an electronic configuration of radon similar to lanthanoids। ओके ये तो आगे वाला पॉइंट है। ओके मतलब जैसे ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कौन? यूरेनियम, तो किसके ऐसा हो जाएगा? रेडॉन।
सिमिलर टू लैंथेनॉइड्स लॉस ऑफ s and d इलेक्ट्रॉन अकर बिफोर f इलेक्ट्रॉन। मतलब लैंथेनॉइड में भी ऐसा हो रहा था, पहले किसके इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, s के, फिर किसके जा रहे थे, d के, और फिर इसके बाद किसके, f के। कौन सा s, कौन सा s, 6s, कौन सा d, 5d, और कौन सा f, 4f। किसके केस में, लैंथेनॉइड के केस में। और एक्टिनॉइड के केस में कौन सा s, 7s, कौन सा d, 6d, कौन सा f, कौन सा f, 5f। ठीक है, ऐसा इन द फॉर्मेशन ऑफ +3 आयंस। अ रेडी लॉस ऑफ, ओके, रेडी लॉस ऑफ, रेडी मतलब इजीली लॉस ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन by early actinoids indicates that these electrons are much closer to in energy to 6s and 7d electrons। देख रहे हो, एक ही बात को बार बार इन लोगों ने बोला है, लेस डिफरेंस इन द एनर्जी देन द 4f इलेक्ट्रॉन टू 6s एंड 5d इलेक्ट्रॉन। मतलब ओवरऑल वही है भाई कि जो लेंथेनाइड की ऑर्बिटल है ना, उसका बीच का एनर्जी गैप है ना कंपैरेटिवली ज्यादा है किससे, एक्टिनॉइड के ऑर्बिटल्स के बीच में। और कौन से ऑर्बिटल, f, d और s। समझा। In lanthanide in turns 5s and 6s orbital expand as they are partially shielded from the nuclear charge। अब जरा देखो होता क्या है, अट्रैक्शन बाय 7s इलेक्ट्रॉन। इस लाइन को जरा वापस पढ़ते हैं। इन टर्न 5f and 6s orbital expand as they are partially shielded from nuclear attraction बाय 7s इलेक्ट्रॉन। तो अब बहुत सारे लोगों के बीच में यहाँ पे डाउट आता है, सर 7s के इलेक्ट्रॉन कैसे 5f और 6d के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा तो देखो मेरे भाइयों, ऐसा होता है। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए ऐसे। अब देखना जरा ध्यान से, ये पहला शेल, ये दूसरा, और ये दूसरा शेल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां हो गया। ठीक है, तो 7s के इलेक्ट्रॉन नो डाउट इधर है, लेकिन ये क्या है 6d और ये क्या है 5f। तो 5f में f ऑर्बिटल का जो लोब होता है ना, f ऑर्बिटल का जो लोब होता है ऐसा बड़ा होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन इधर आता है। तो देखो ना, ये 7s के उसको प्रोटेक्ट करेंगे ना, ठीक उसी तरह से 6d का जो लोब आता है, किसका, 6d का, वो भी ऐसे बाहर जाता है। आ समझ में, ऐसे। अरे 6d d ऑर्बिटल आपको पता है ना, ऐसे होती है। अरे यार d ऑर्बिटल का शेप नहीं पढ़ा क्या 11th स्टैंडर्ड में। ओके, डबल डम्बल होता है ऐसे। चलो बता देता हूँ, डी एक्स वाई का बता देता हूँ। ये x है और ये y है, तो एक ऑर्बिटल इधर ऐसे और ये ऐसे। समझ में आ रहा है, ये है। तो ये जो बन रहा है ना, ये लोब बाहर चले जाता है, किसके, जहाँ पे 7s के इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आया। तो अब नो डाउट ये इलेक्ट्रॉन पहले आ रहे हैं ना, जिनको गोला कर रहा हूँ मैं, तो वो क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। और ये किस में है, 5f में, तो नो डाउट ये क्या हो जाता है, शील्डेड हो जाता है। क्या हो जाता है, शील्डेड। और इसी को बोलते हैं, ये जितना ज़्यादा फैला होगा ना ये ऑर्बिटल, किसका, f का, उसको बोलते हैं उतना ज़्यादा डिफ्यूज है। उतना ज़्यादा क्या है, डिफ्यूज। समझे, ये अंदर वाली बात थी, समझ में आया। एज अ रिजल्ट all three set of orbital, that is 6d, 5f and 7s, have a very similar energy. The ionic radius decreases as we move across the series, which is known as actinoid contraction। देखो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो होता है 4f ऑर्बिटल की वजह से। ऐसे ही एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है 5f ऑर्बिटल की वजह से। ऑलमोस्ट सेम है जो कुछ भी हमने वहां पे पढ़ा था। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं किसकी, एक्टिनॉइड्स की। सिमिलर टू लैंथेनॉइड्स दे अपीयर सिल्वरी वाइट इन कलर। आपको पता है मेटल है तो सिल्वरी वाइट दिखेंगे। दे आर हाईली रिएक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वो तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, यूरेनियम के बाद तो सारे आर्टिफिशियल है, तो लोग हार्मफुल पार्टिकल फेंकते हैं, कौन सा, अल्फा बीटा गामा, तो रेडियो एक्टिव तो हुई। एक्सेप्ट प्रोमीथियम ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर। ओके, एक्सेप्ट प्रोमीथियम ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर। ये देखिए, अब ये तो थोड़ा सा भयंकर बात बोल दी। ओके, प्रोमीथियम हमको ये डाउट आ रहा है कि ये जो प्रोमीथियम है ये कहां से आ गया। ओके, तो सोचना पड़ेगा इस पर।
तो देखो साथियों, इन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। ये प्रोमिथियम जो है ना, ये लैंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट है। और मैं आपको बताऊं, प्रोमिथियम एक ऐसा मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसको रखा गया है लैंथेनाइड फैमिली में। बाकी के लैंथेनाइड जो होते हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव है, लेकिन जो प्रोमिथियम है वो रेडियो एक्टिव है और प्लस आर्टिफिशियल है, मैन मेड। बट ये लैंथेनाइड फैमिली का, ये इधर गलती से आ गया, तभी मैं बोलूँ ये कैसे दिख रहा है। ओके, आगे देखिए। वरना आप मेरी एक बात मान के चलिए कि सारे एक्टिनॉइड जो होते हैं वो सारे रेडियो एक्टिव है। सारे एक्टिनॉइड क्या है? रेडियो एक्टिव है, जिसमें से स्टार्टिंग के कुछ एक्टिनॉइड का हाफ लाइफ बहुत ही ज्यादा है। आपने देखा 10 to the power 9, 10 to the power 10 ईयर्स। बाबा रे बाबा, कितना ज्यादा है। समझ में आया? आगे देखो। दे एक्सपीरियंस डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया फ्रॉम एक्टिनियम टू लॉरेंशियम नोन एज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये तो आपने को पता है। दे यूजुअली एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज यूजुअली एग्जिबिट लार्जर ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो स्टार्टिंग के एलिमेंट है उनके बीच 5f, 6d और 7s का एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा कम है। समझ में आया? बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए स्टार्टिंग के 4-5 एलिमेंट बहुत ही ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ओके, ये आगे जो दिया है ये एप्लीकेशन पार्ट है। किसका? एक्टिनॉइड्स का। और ये ब्रैकेट में जो दिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूरेनियम से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ना साथियों, ये सब कुछ हम करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आप इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ते रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एप्लीकेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।